हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। इनफैक्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी साथ में देखेंगे कि हमें आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का जो आपका डिसिप्लिन थर्ड को मेन कोर है, माइनर पेपर है, उसका BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के क्रमिक विकास के बारे में लिखिए या फिर हिंदी भाषा के विकास के बारे में लिखिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसका आंसर कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इस आंसर को लिख लो तो बेटर रहेगा। ये जो आंसर है पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि पहले संस्कृत, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी की और भी जो ब्रज भाषा है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं वो आई थी। ठीक है, ये वो सब है। उसके अलावा यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य काल बताया गया है, उसमें जो है हमारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। वैदिक संस्कृति दिखाई गई है, लौकिक संस्कृति दिखाई गई है। ठीक है, इसके बारे में हमने डीपली अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये हमारा आंसर है। हमें इतना डीप नहीं लिखना है, हमें थोड़ा थोड़ा बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी हमें लौकिक संस्कृति दिखाई गई है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े, इसी आगे काल का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा दिखाया गया है। ठीक है, मतलब विकास पूरे हिंदी भाषा काल का विकास लिखना है ना, तो इसमें सिर्फ मध्यकाल, आधुनिक काल या आदिकालीन नहीं आएगा, इसमें तीनों आएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो है पाली दिखाई गई है, प्राकृत दिखाई गई है। ठीक है, इसमें भाषा विज्ञानियों ने प्राकृत को 5 भेदों में डिवाइड किया है, वो 5 भेद ये हैं। उसके अलावा आगे और देखें तो कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया और ये वाली चीज़ रखी गई। फिर अपभ्रंश के 7 भेदों को दिखाई दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल आ गया, आदिकालीन मध्यकालीन पूरा हो गया, उसके बाद हमारा आधुनिक काल आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आंसर आपको लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं आपको पूरा आंसर पढ़ के समझाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देख पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी आ जाएगी, इंटरनेट युग में हिंदी आ जाएगी, हिंदी भाषा की जितनी मांग है वो हिंदी इंटरनेट की उससे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जी आपको अब आप बोलोगे कि मैम हमें हिंदी भाषा के क्रमिक विकास में आदिकालीन, मध्यकालीन और आगे का जो है मॉडर्न वाला आधुनिक कालीन वही तो लिखना था, तो इसमें इंटरनेट कहाँ से आया? इसमें बेसिक आपको हिंदी भाषा का विकास लिखना है कि वो आदिकालीन से लेकर आगे तक कैसे हो पाया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है, उसके लिए आपको इंटरनेट को भी शामिल करना ज़रूरी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन स्पष्ट करते हुए आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है जिसमें आंसर हमें सेम लिखना है, और वो क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय क्या माना गया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं हमारे बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग हैं, लेकिन आंसर इनका सेम लिखा जाएगा। बात क्योंकि एक ही पूछी गई है इसके अंदर। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे पहले आपको ध्वनि को उतारना है। ध्वनि में जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ सब आपको करनी है। अगर आप लोगों के पास ये PDF नहीं है तो मैं मेन टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगी स्टूडेंट, आप वहाँ से इसको देख लो जाके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्वनि करनी है, ध्वनि को पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद व्याकरण को डिस्क्राइब करना है, व्याकरण को भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद शब्द भंडार को दिखाना है, शब्द भंडार के नज़रिए को 18वीं शताब्दी से जो दिखाना है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी, उसको भी पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। फिर साहित्य का प्रयोग दिखाया जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये वाला जो क्वेश्चन सेकंड मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक लिखा जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। उसके अलावा आप एक और क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है अभी, हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन हिंदी भाषा के विकास को संक्षेप में लिखिए। जहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ आपने देखना है हिंदी भाषा के विकास के बारे में पूछ रहे हैं भाई, डायरेक्ट वही उतार दो जो आपको मैंने फर्स्ट आंसर बताया है। ठीक है, चाहे वो क्रमिक विकास हो, संक्षेप में विकास हो, डीपली विकास हो, छोटा सा विकास हो, बड़ा कोई भी विकास हो, आपको यहाँ पर सिर्फ विकास के बारे में लिखना है। और वो चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और आंसर में दिखा भी चुकी हूँ। ठीक है, आधुनिक काल वाला जो आंसर मैंने बताया है आपको, अगर आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन आता है, तब भी आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होगी, डायरेक्ट यही आंसर उतारा जाएगा, इसमें कुछ और काम आपको नहीं करना है। उसके अलावा हिंदी भाषा के योगदान में मध्यकाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये वाला आंसर अब हम देखते हैं। ठीक है, मध्यकाल आ गया है, मध्यकाल की ध्वनि आ गई है, ध्वनि को भी पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। फिर व्याकरण आ गया है, व्याकरण के बाद शब्द भंडार आ गया है, साहित्य में प्रयोग आ गया है। ये चीज़ सेपरेटली आपको याद करनी ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन मिलाकर भी आ जाता है कि हिंदी भाषा के विकास में आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन तीनों काल को स्पष्ट कीजिए। तो तीनों कालों को आप सेपरेट याद कर लो, अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो भी अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर मिलाकर क्वेश्चन आता है तो भी अटैम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। अब इन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक चीज़ पूछ ली, इन्होंने कहा ना शब्द भंडार बताओ, ना प्रयोग बताओ, कुछ नहीं बताओ, सिर्फ व्याकरण बता दो। तो आदिकालीन हिंदी की व्याकरण के बारे में ही याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको पूरा आदिकालीन याद करना है। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा के विकास में यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए, आदिकालीन, मध्यकालीन और हमारी आधुनिक कालीन। ठीक है, तो इसलिए तीनों आपको याद करनी है। लेकिन आदिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी व्याकरण आदिकालीन की। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश में बहुत निकट था। तो ये वाला जो है आपको बस यही व्याकरण स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। होता है कभी कभी आंसर में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पूछ लिया जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा उसकी बोलियों के अंत संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर हिंदी और उसकी बोलियों के संबंधों को स्पष्ट करना है। तो आप लोगों को जो मैंने बोलियाँ पढ़ा रखी हैं वो बहुत अच्छे से समझा भी रखी हैं, और उन बोलियों को आपको शॉर्ट करके बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो हम बोलियाँ देखते हैं एक बार। हालांकि वो बोलियाँ छोटी ही हैं, बड़ी बड़ी नहीं लिखी हुई हैं, बस उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियां जो हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी स्टूडेंट, और इन 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई बोलियों में से भी इनमें से कुछ बोलियां जो हैं वो डिवाइड की गई, मतलब कुछ भाषाएं इन द सेंस, जैसे पश्चिमी बोली में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब डिवाइड किया गया। उसके बाद पूर्वी में, राजस्थानी में, पहाड़ी में, बिहारी में, ठीक है, डिवाइड की गई। अब इसके ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक पर्टिकुलर पश्चिमी बोली, हिंदी भाषा की बोलियों में से पश्चिमी बोली को स्पष्ट कीजिए। तो आप खाली पश्चिमी बोली तो नहीं लिखोगे, पश्चिमी बोली में खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी सब बोलोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी ही भाषाओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषाओं को स्पष्ट कीजिए या लिखिए, या हिंदी भाषा की बोलियों को दिखाइए, उनका रूप दिखाइए, तो आपको ये सारी भाषाएं लिखनी है, सारी बोलियां लिखनी है। ठीक है, लेकिन आपसे एक पर्टिकुलर पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों में बिहारी भाषा, बिहारी बोलियों का स्पष्ट कीजिए, पश्चिमी बोलियों का स्पष्ट कीजिए, तो आपको जिसके बारे में पूछा गया है सिर्फ उसके बारे में ही बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ, मेन चैनल पे, आप वहाँ से इसको देखो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये PDF मिल नहीं पाई है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगर आप आगे क्वेश्चन देखो तो ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ठीक है। वो वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार कीजिए। हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में कितने वर्ग विभाजित हैं, वही 5 वर्ग जो विभाजित है वो आपको लिखने हैं। अवधि बोली उसमें से है कि उसका सामान्य परिचय दीजिए। तो यहाँ पर ये जो भी है सारा आपकी पूरी यूनिट में इंक्लूड है और हर चीज़ को यहाँ पर डीपली मैंने बता दिया है कैसे आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपके आगे के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदिकाल को संधि काल किसने कहा है, ठीक है। अब इन्होंने, आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना कि भाई इन्होंने कहा है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था जो इसका नाम संधि काल रखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ से है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर बहुत ईजी है, आदिकाल के नामकरण पे आपको जाना है। उसके अलावा आदिकाल का विभाजन मत देखना, आदिकाल के नामकरण में आप यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करना। और आपको मैं बता दूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हमने क्लास में ही पढ़ा था कि उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें उन्होंने संधि काल बोला था और इसके अलावा उन्होंने एक चारण काल भी बोला था, ठीक है। तो इन्होंने ही संधि काल बोला था। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है पूरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा तक का। इसके नीचे श्री राहुल सकृत्यायन हैं और या फिर बहुत सारे हैं, इनके बारे में आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख भी दोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आदिकाल के विद्वानों ने किस किस नाम से अलंकृत किया, अब इसके अंदर आपको लिखना है डॉक्टर राम वर्मा जो हैं इनके बारे में, इसके अलावा श्री राहुल के बारे में, इनके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हैं और दोनों क्वेश्चन में आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आखिर में श्री राहुल जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाए गए हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में लिखो, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास में सर्वप्रथम किसने किया था। काल विभाजन जो है स्टूडेंट उसके ऊपर ही है, मैंने दिखाया था आपको कि काल विभाजन उसमें नहीं लिखना है, ठीक है, काल विभाजन के लिए सेपरेट क्वेश्चन है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करना है वो, और ऊपर वाला जो सेकेंड क्वेश्चन है और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है दोनों सेम है। बाकी का जो राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां मांगी गई हैं वो उसके आगे ही हैं, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब वैसे तो आप लोगों को पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे आंसर बताने की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी में आप लोग ईजिली कवर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स है तो आपको बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये बिल्कुल यूनिट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, इसमें घूमने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे इसके बारे में लिखो, आदिकाल के विभाजन के बारे में लिखो, तो ऊपर टॉपिक डला हुआ है आदिकाल का विभाजन, उसको पढ़ो और याद कर लो, बहुत सिंपल है। नहीं समझ आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या कमेंट में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत वास्ट हो जाएगी अगर मैं एक एक आंसर दिखाऊँ समझाऊँ तो। मैंने इसलिए ही आपको पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ताकि आप इसको ईजिली कवर कर सको। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में लिखना है, इसका आंसर ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया है इसी यूनिट के अंदर। इसके अलावा आदिकाल में प्रमुख रूप से रासों की रचना हुई है, इस क्वेश्चन को चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, रासो ग्रंथ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आदिकाल भक्ति काव्य धारा भी कंपलसरी क्वेश्चन है, भक्ति काव्य धारा को स्पष्ट कीजिए, भक्ति काव्य धारा क्या है इसको बताइए, आदिकालीन भक्ति काव्य धारा क्या है इसको बताइए, या फिर इसको विवेचित कीजिए। कंपलसरी क्वेश्चन है, दोनों आएंगे ही आएंगे। आदिकालीन साहित्य में विद्यापति के योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। रेडी करना चाहो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके भक्ति पर डिपेंड करते हैं, और जो मैंने अभी आपको ऊपर भक्ति वाला क्वेश्चन बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से
करना है, इसके अंदर आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है वो बताना है। तो जब आप उद्भव और विकास पढ़ लोगे तो समाज भी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ क्या है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय देना है। इसके अलावा क्वेश्चन एक और है, और वो है रचित मानस की रचनाओं पर फोकस कीजिए, प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ऊपर से आप पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन वो कंपलसरी क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो और आप लोगों के लिए थोड़े से वो डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए, करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। नहीं करोगे तो याद ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट करें, ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी है। कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां और राम काव्य धारा की विशेषताएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर आते हैं हम रीतिकाल की परिस्थितियों पे। वो भक्ति काल था, अब हम रीतिकाल पे फोकस करेंगे। रीतिकाल का नामकरण से विवाद रिलेटेड, रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ वो, और रीतिकाल में साहित्य और धार्मिक परिस्थितियां क्या हैं, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकते हैं और मिलाकर भी आ सकते हैं कि रीतिकाल नाम क्या, चित्ते पर प्रकाश डालिए, और रीतिकाल साहित्य की धार्मिक और उस रीतिकाल की साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियों का विवेचना भी कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ मिलाकर भी आ सकती है, इसलिए करनी कंपलसरी है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं। रीतिबद्ध काव्य का वर्णन कीजिए। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं सेपरेट करके। रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल के प्रमुख कवियों को स्पष्ट कीजिए। उनका संक्षिप्त परिचय देना है, थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में लिख देना, ज़्यादा लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल के प्रमुख कवि बहुत सारे हैं, मतलब आपको चैप्टर में तो जितने पढ़ाए गए हैं वो तो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ दिखानी ज़रूरी है। ओके, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, आधुनिक काल के स्वरूप और आधुनिक काल का सामान्य परिचय दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, इनमें कोई अलग चीज़ नहीं है। क्वेश्चन ये आए, दूसरा आए, तीसरा आए, जैसे मैंने बताए हैं, उनमें आंसर वही लिखा जाएगा जो आप आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक काल युगीन परिस्थितियों की देन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है, और ये चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियाँ और अलग जो परिस्थितियाँ हैं उनको बस पढ़ लेना, एटलीस्ट समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन आता है तो अटैम्प्ट कर लो, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे, तो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आप फोकस डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छे से तैयार करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं, भारतेंदु युगीन कविताओं की विशेषताएं, ये भी आपको करना ज़रूरी है। भारतेंदु युगीन कविताओं पर कंपलसरी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, और आधुनिक काव्यधारा के विकास का सामान्य परिचय आपको करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें से करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका को निभाइए। दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु की भूमिका, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। हिंदी उपन्यास के विकास के चरण बताने हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, हर यूनिट में से 2-4 क्वेश्चन हैं जो आपको कंपलसरी करने हैं। ये कर लोगे, हैंड्स प्रूफ्ड आपका पेपर बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया, या कोई और चीज़ कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। अदरवाइज़ ये यूनिट तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम मेन चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ से आप अपने आंसर्स को देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।